हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय क्लास। मैं हूं राजेश शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल स्टडी टाइम बाय राजेश शर्मा। और आज की इस क्लास में हम कुछ ऐसे शब्दों के बारे में पढ़ेंगे जो बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं, और इस वीडियो को देखने के बाद में यू विल बी नो मोर कन्फ्यूज्ड, बल्कि एक कॉन्फिडेंट व्यक्ति बन जाएंगे। तो आज मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए कुछ ऐसे पेयर्स ऑफ वर्ड्स जो बहुत ही कंफ्यूजिंग होते हैं, जो दिखने में एक जैसे लगते हैं लेकिन उनका अर्थ, उनकी मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट होती है। तो प्यारे बच्चों, हम शुरू करते हैं इस लेसन को। देखेंगे कुछ ऐसे पेयर्स ऑफ वर्ड्स को जो बहुत ही सिमिलर दिखाई देते हैं लेकिन मीनिंग में बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। और इससे पहले कि हम हमारी इस क्लास को शुरू करें, आप एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात ये कि यदि आप मेरे नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, लाइक करें, शेयर करें अपने मित्रों को, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके मित्रों को भी इसका फ़ायदा हो, बेनिफिट हो। तो लेट्स बिगिन। जैसे ये नंबर 1 आप देख रहे हैं यहाँ पर, एक्सेप्ट और एक्सपेक्ट। ये तीनों जो वर्ड यहाँ पर आए हैं वो दिखने में बिल्कुल एक जैसे सिमिलर लगते हैं। तो इस तरह की स्पेलिंग वाला यदि कोई वर्ड है जिसमें लिखा हुआ है ACCPT, तो इसका हिंदी में जो मीनिंग निकल के आता है वो होता है स्वीकार करना। जैसे हम इसका यूज़ भी करेंगे, वाक्यों में प्रयोग करेंगे। जैसे आई एक्सेप्टेड हिज इन्विटेशन, जैसे मैंने उसका इन्विटेशन स्वीकार कर लिया। और EXCPT एक्सेप्ट, ये भी बिल्कुल सेम प्रोनाउंस हो रहा है यहाँ पर, लेकिन इसका मतलब होता है सिवाय। जैसे ऑल आर प्रेजेंट इन द क्लास एक्सेप्ट मोनिका, यानी मोनिका के अलावा या मोनिका के सिवाय सभी कक्षा में उपस्थित हैं। जैसे ये और वर्ड देखिए आप, EXPECT एक्सपेक्ट का मतलब होता है आशा करना। जैसे वी एक्सपेक्ट द बेस्ट, हम सबसे अच्छे की एक्सपेक्ट करते हैं, यानी सबसे अच्छा होने की आशा करते हैं। सेकंड वन देखिए, यहाँ पर भी ये 3 वर्ड आपको दिखाई दे रहे हैं, एडॉप्ट, अडेप्ट और एडेप्ट। ये लगभग सिमिलर यहाँ पर दिखाई देते हैं, लेकिन जब हम इनको गौर से देखेंगे तो इनका जो मीनिंग है वो बिल्कुल डिफरेंट निकल करके आएगा आपके सामने। जैसे ADOPT, एडॉप्ट का मतलब होता है प्यारे बच्चों गोद लेना, किसी बच्चे को गोद लेना। जैसे ही एडॉप्टेड ए बॉय एज हिज सन, कि उसने एक लड़के को गोद लिया अपने पुत्र के रूप में। और ADEPT और ADEPT एडेप्ट का मतलब होता है निपुण, यानी किसी काम में स्किल्ड होना। जैसे सी इज़ एन एडेप्ट इन कुकिंग, यानी वह जो है कुकिंग में एडेप्ट है, कुकिंग के अंदर यानी रसोई बनाने में निपुण है। और यहाँ पर भी बिल्कुल आप देखिए, ये जो यहाँ पर ई है, इसमें यदि ए आ गया यहाँ पर तो बिल्कुल डिफरेंट मीनिंग निकल करके आ रही है यहाँ पर। एडेप्ट का मतलब होता है अनुकूल बनाना, अपने आप को किसी भी माहौल के प्रति अनुकूल बना लेना अडेप्ट कहलाता है। जैसे आई अडेप्टेड माई सेल्फ टू द न्यू सिचुएशन, यानी मैंने नई सिचुएशन के अनुसार अपने आप को अनुकूल बना लिया। और देखिए आप थर्ड वन, यहाँ पर भी ये बिल्कुल सेम वर्ड से दिखाई दे रहे हैं, आल्टर और आल्टर, लेकिन ALTAR यदि आ रहा है, ALTAR, तो इसका मतलब होता है वेदी, यानी यज्ञ की या हवन की जो वेदी होती है उसको आल्टर कहा जाता है। जैसे आप इसका ये सेंटेंस देखिए जिसमें हमने इसका यूज़ किया है, दे सेक्रीफाइस्ड देयर लाइव्स ऑन द आल्टर ऑफ फ्रीडम, ऑन द आल्टर ऑफ फ्रीडम, यानी स्वतंत्रता की वेदी पर, यानी उन्होंने अपने जीवन का बलिदान कर दिया, सेक्रीफाइस कर दिया ऑन द आल्टर ऑफ फ्रीडम। यहाँ पर देखिए आल्टर का मतलब होता है बदलना, चेंज करना। जैसे इट इज़ डिफरेंट टू आल्टर वंस हैबिट्स, यानी किसी भी व्यक्ति की जो हैबिट्स होती है उसको आल्टर करना यानी बदलना बहुत ही मुश्किल होता है ओवरनाइट। और आगे बढ़ा दें इसको, इट इज़ डिफरेंट टू आल्टर वंस हैबिट्स ओवरनाइट, यानी रातों रात किसी की आदतों को बदलना बहुत ही मुश्किल काम है। और देखिए यहाँ पर ये फोर्थ वन में देखिए आप, एबल और कैपेबल। यहाँ पर भी हम भ्रमित हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि एबल क्या है, कैपेबल क्या है। हालांकि दोनों बिल्कुल सेम मीनिंग वाले ही लगते हैं, लेकिन जब हम इनका यूज़ करते हैं सेंटेंस में तो बिल्कुल डिफरेंट मीनिंग यहाँ पर निकल करके आती है। जैसे आप देखिए एबल का मतलब होता है योग्य। जैसे ही इज़ एन एबल मैन, यानी वो एक
योग्य व्यक्ति है, लेकिन कैपेबल का मतलब होता है किसी विशेष कार्य के लिए योग्य होना। स्पेशलाइजेशन यदि है, जैसे इसको हम जब यूज़ करेंगे तो इस तरह हम कह सकते हैं ही इज़ कैपेबल ऑफ रीडिंग इंग्लिश लैंग्वेज, यानी वो अंग्रेज़ी लैंग्वेज पढ़ने में कैपेबल है। जैसे ही इज़ कैपेबल ऑफ रीडिंग इंग्लिश लैंग्वेज। अब देखिए फिफ्थ वन, एडवाइस और एडवाइस, यहाँ पर एस ई और सी, मतलब ये थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंस है, लेकिन दोनों का जो मीनिंग है वो बिल्कुल अलग। यहाँ पर एडवाइस एक नाउन है, एडवाइस यहाँ पर एक वर्ब का काम करता है। जैसे एडवाइस, यानी एडवाइस का मतलब होता है सलाह, यानी जैसे देखिए आप, ही गेव मी ए गुड एडवाइस, यानी उसने मुझको एक बहुत अच्छी सलाह दी। और यदि एडवाइस का हम जब यूज़ करेंगे तो हम यहाँ पर इसका जो यूज़ है वो एक वर्ब के रूप में करेंगे। जैसे सी एडवाइज्ड मी टू वर्क हार्ड, यानी उसने मुझे हार्ड वर्क करने की एडवाइस दी, मतलब सलाह दी। 6, बर्थ और बर्थ, यहाँ पर देखिए बर्थ और बर्थ बिल्कुल बोलने में, प्रोनाउंस होने में एक जैसे ही लगते हैं, बर्थ, लेकिन बर्थ का मतलब होता है BIRTH का मतलब होता है जन्म, जन्म से है। जैसे सी गेव बर्थ टू ए क्यूट बेबी, यानी उसने एक बहुत ही सुंदर बच्चे को जन्म दिया। लेकिन BERTH जब आता है तो ये रेलगाड़ी की बर्थ होती है, सोने की, यानी सोने की जो बर्थ होती है उसको BERTH बोलते हैं। जैसे सी गॉट ए बर्थ रिजर्व्ड, उसने एक बर्थ रिजर्व करवा ली। और देखिए नेक्स्ट वन, जैसे आप देखिए 7 में, एक्सीडेंट और इंसिडेंट। एक्सीडेंट और इंसिडेंट बिल्कुल मिलते जुलते वर्ड्स हैं, लेकिन इनकी जो मीनिंग है वो बिल्कुल डिफरेंट है। एक्सीडेंट और इंसिडेंट को कभी कभी हम एक ही चीज़ मान लेते हैं, जो बिल्कुल गलत है। एक्सीडेंट का मतलब होता है दुर्घटना। जैसे एन एक्सीडेंट टुक प्लेस ऑन द रोड, यानी सड़क पर एक दुर्घटना हो गई, यानी किसी कार या बस के बीच में या बाइक या कार के बीच में, यानी जब वाहनों के बीच में जब कोई टक्कर होती है तो वो एक्सीडेंट कहलाती है। इसी तरह इंसिडेंट, इंसिडेंट यानी कोई घटना जिसका कोई वाहन के टकराने से कोई संबंध नहीं होता। जैसे इट वाज एन इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट इन हर लाइफ, उसके जीवन में ये एक महत्वपूर्ण घटना थी। जैसे कि उसका पास होना या शादी होना, ये भी अपने आप में एक इंसिडेंट है। और अब हम देखेंगे नेक्स्ट वन, यहाँ देखिए आप, ये 3 वर्ड्स हैं, ये भी पेयर है, एकदम एक जैसे ही लगते हैं। जैसे आर्टिस्ट, आर्टिस्ट और आर्टिजन, बिल्कुल सेम मीनिंग में हम इनका यूज़ कर लेते हैं, जबकि इनकी जो मीनिंग है वो बिल्कुल डिफरेंट है। आर्टिस्ट का मतलब होता है कलाकार। जैसे ए पेंटर इज़ एन आर्टिस्ट, एक पेंटर एक आर्टिस्ट होता है, कलाकार होता है। जबकि आर्टिस्ट, यहाँ पर सिर्फ अंतर ये है कि यहाँ अंत में ई और लग रही है। तो आर्टिस्ट उन व्यक्तियों को कहते हैं जो अपनी कला का उपयोग धन कमाने के लिए करते हैं, यानी कोई भी व्यक्ति जो धन कमाने के लिए अपनी कला का उपयोग करता है तो वो आर्टिस्ट ही कहलाता है। जैसे किशोर कुमार वाज ए फेमस आर्टिस्ट, यानी किशोर कुमार एक प्रसिद्ध आर्टिस्ट थे। लेकिन आर्टिजन बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ पर आर्टिजन का मतलब होता है हस्तकार, यानी हाथ से काम करने वाले लोग। जैसे ए कारपेंटर इज़ ए आर्टिजन, यानी कारपेंटर जो कि हाथ से काम करता है वो एक आर्टिजन है, हस्तकार है, यानी हाथ से काम करने वाला। अब देखिए नेक्स्ट वन, ऑलरेडी और ऑलरेडी बिल्कुल सेम, एकदम आपको कहीं इसमें ऐसा दिख रहा है जैसे बिल्कुल सेम प्रोनाउंस हो रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। जैसे ऑलरेडी, लेकिन ऑलरेडी थोड़ा सा अंतर है बोलने में। ऑल बिल्कुल अलग है यहाँ पर और रेडी बिल्कुल अलग है। और यदि एक साथ लिखा गया है ऑलरेडी, यहाँ पर एल सिंगल है, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं ALL। इन दोनों की जो मीनिंग है वो बिल्कुल डिफरेंट है। ऑलरेडी का मतलब होता है पहले, यानी कोई काम जो पहले ही हो गया, तब हम ऐसी स्थिति में ऑलरेडी का यूज़ करते हैं। जैसे सी हैज़ ऑलरेडी रिटन ए लेटर, यानी वो पहले ही एक पत्र लिख चुकी है, यानी उसने एक पत्र लिख लिया है, यानी पत्र लिखने का काम पूरा यहाँ पर हो गया है। ऑलरेडी यानी पहले ही हो गया काम। और ऑलरेडी यानी सब तैयार, ऑल यानी सब, यानी अलग अलग वर्ड और अलग अलग मीनिंग यहाँ पर निकल के आ रही है। ऑल यानी सब और रेडी यानी तैयार, यानी सब तैयार। जैसे दे वर ऑल रेडी टू गो, यानी वो पूरी तरह से, यानी वो लोग सारे के सारे तैयार थे जाने के लिए, सारे लोग। अब देखिए नेक्स्ट वन, जैसे बॉर्न और बॉर्न बिल्कुल सेम दिखने में एक जैसे ही है, लेकिन इनकी मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट है। BORN बॉर्न का मतलब होता है पैदा हुआ, और BORNE बॉर्नी का मतलब होता है सहन किया हुआ। जैसे बॉर्न
को जब हम वाक्यों में प्रयोग करेंगे तो इस तरह आप समझेंगे इसको। शी वॉज बॉर्न इन 2001, यानी उसका जन्म 2001 में हुआ था। लेकिन बॉर्नी का मतलब होता है किसी चीज़ को सहन करना, जैसे ही हैज़ बॉर्न ऑल डिफ़िकल्टीज़, यानी उसने सारी मुसीबतों को यानी सारी परेशानियों को सहन किया है। ये देखिए 11th, काउंसिल और काउंसिल बिल्कुल दिखने में एक जैसे ही हैं, बट मीनिंग्स आर डिफरेंट। जैसे काउंसिल का मतलब होता है सलाह या सलाहकार, यानी सलाह देने वाले को भी काउंसिल कहते हैं। और एक काउंसिल जो सलाह किसी को देता है वो काउंसिल कहलाती है। और काउंसिल का मतलब होता है सभा, यानी लोगों की एक कमेटी या लोगों का एक परिषद, जिसको हम कैसे कह सकते हैं काउंसिल। जैसे ये एक साथ ही हम इसका मीनिंग एक साथ ही हम इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे। जैसे ए काउंसिल यानी एक सलाहकार ने गेव दिया ए गुड काउंसिल, एक अच्छी सलाह दी इन द काउंसिल, सभा के अंदर, यानी एक काउंसिल ने काउंसिल के अंदर एक अच्छा काउंसिल दिया। काउंसिल मतलब सलाह दी। तो यहाँ पर काउंसिल, ये जो फर्स्ट वाला जो काउंसिल आया है ये इसका मतलब है सलाहकार, और ये दूसरा वाला जो काउंसिल आया है इसका मतलब है सलाह दी। और ये जो अंत में काउंसिल आया है इसका मतलब है सभा। तो ए काउंसिल गेव ए गुड काउंसिल इन द काउंसिल। ये देखिए नेक्स्ट वन, बिसाइड और बिसाइड्स। हम प्राय इनको भी कंफ्यूज हो जाते हैं इनको देख करके कि बिसाइड क्या होता है, बिसाइड्स क्या होता है, और कभी कभी हम इनका उल्टा सीधा यूज़ कर देते हैं। बिसाइड का मतलब होता है बगल में, जैसे सी वाज सिटिंग बिसाइड मोनिका, यानी वो मोनिका के पास में बैठी हुई थी। और बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा या अतिरिक्त, जैसे बिसाइड्स दिस आई हैव वन पेन मोर, यानी इसके अलावा यानी इसके अतिरिक्त मेरे पास एक और पेन है, एक पेन और है। तो प्यारे बच्चों अब हम देखेंगे नेक्स्ट वन। ये देखिए 13, कन्वेनियंस, इसका मतलब होता है सुविधा, और ये है कन्वेयंस। कन्वेयंस का मतलब होता है सवारी, यानी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, जिनमें बैठ कर के हम यानी साधन जिनको कहते हैं, बैठ कर के एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करते हैं, वो कन्वेयंस कहलाते हैं। तो ये दोनों ही यहाँ पर ये जो वर्ड आपको दिखाई दे रहे हैं बिल्कुल सेम यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं ये, बट इनकी जो मीनिंग्स है वो बिल्कुल टोटली डिफरेंट है। जैसे कन्वेनियंस का मतलब होता है सुविधा, जैसे ये उदाहरण देखिए आप, यू मे कम एट योर कन्वेनियंस, आप अपनी सुविधा के अनुसार आ सकते हैं। और कन्वेयंस यानी सवारी, जैसे ए कार या ए ट्रक या ए बस इज ए मीन्स ऑफ कन्वेयंस, यानी आने जाने के साधन है, सवारी है। और ये 14(1) देखिए आप, कॉप्स और क्रॉप्स, ये तीनों जो वर्ड यहाँ पर लिए गए हैं ये बिल्कुल एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल सिमिलर से दिखाई देते हैं, और इनको यूज में हम प्राय गलती कर देते हैं। जैसे ये देखिए CORPS, कॉप्स का मतलब होता है मृत शरीर, डेड बॉडी, जैसे द कॉप्स वाज बरीड, यानी डेड बॉडी को दफना दी गई थी। और CORPS, कॉप्स का मतलब होता है कोई सेना का भाग, सेना का अंग, जैसे आई एम ए मेंबर ऑफ द नेशनल कैडेट कॉर्प्स, जिसको हम NCC कहते हैं, NCC, यानी मैं NCC का एक मेंबर हूँ। और क्रॉप्स का मतलब होता है फसल, जो हम खेतों में उगाते हैं। तो क्रॉप्स इन इंडिया फेल्ड लास्ट ईयर, यानी पिछले साल भारत के अंदर जो फसल थी, जो क्रॉप्स थी वो फेल हो गई, यानी ढंग से हुई नहीं। और ये 15(1) देखिए, जैसे एक साइट और साइट, बोलने में प्रोनाउंसिएशन का जो है बिल्कुल समान सा है, लेकिन स्पेलिंग में थोड़ा मिस्टेक है, जैसे लेकिन स्पेलिंग में थोड़ा अंतर है। जैसे CIT साइट, साइट का मतलब होता है उदाहरण देना, यानी एग्जाम्पल देना। जैसे ही साइटेड एन एग्जाम्पल, उसने एक एग्जाम्पल दिया, एक उदाहरण जो है दिया। और SIT साइट का मतलब होता है कार्यस्थल, जहाँ यानी स्थिति किसी काम की। जैसे दे आर गोइंग टू द साइट, जैसे कोई मकान की साइट, किसी बिल्डिंग की जो अंडर कंस्ट्रक्शन है वो साइट कहलाती है। तो दे आर गोइंग टू द साइट, वे साइट पर जा रहे हैं। ये 16(1) देखो, क्लॉथ्स और क्लॉथ्स, यहाँ पर भी ये क्लॉथ और क्लॉथ्स में थोड़ा सा डिफरेंस है स्पेलिंग का, लेकिन इसके यूज़ में हम गलती कर देते हैं। CLOTHS जब भी आएगा इसका मतलब है कि बिना सिले हुए कपड़े, यानी जो सिले हुए नहीं होते उनको क्लॉथ्स बोलते हैं, और जो सिले हुए कपड़े होते हैं
वो CLOTHES क्लॉथ्स कहलाते हैं, सिले हुए कपड़े। क्लॉथ्स का एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे देखिए ही सेल्स ऑल काइंड ऑफ क्लॉथ्स, यानी वो सभी तरह के कपड़े बेचता है। और क्लॉथ्स यानी सिले हुए कपड़े, यानी द वाशरमैन वाश्ड माई क्लॉथ्स, यानी वाशरमैन ने यानी धोबी ने मेरे कपड़े धोए। अब देखिए आप 17(1) जैसे कॉन्शियस और कॉन्शियंस बोलने में बिल्कुल एक जैसे ही दिखाई दे रहे हैं। कॉन्शियस कॉन्शियस का मतलब होता है CONSCIOUS, कॉन्शियस का मतलब होता है ज्ञान होना। जैसे ही इज़ कॉन्शियस ऑफ हिज कंडीशन, वो अपनी स्थिति से पूरी तरह से वाकिफ़ है, यानी उसको ज्ञान है अपनी स्थिति का। और कॉन्शियंस का मतलब होता है आत्मा की आवाज़, जैसे हिज कॉन्शियंस डज नॉट अलाउ हिम टू टेक ब्राइब, यानी उसकी आत्मा की आवाज़ ने उसकी जो आत्मा की आवाज़ है वो उसे ब्राइब लेने से रोकती है, उसे अलाउ नहीं करती है ब्राइब लेने से, रिश्वत लेने से। जैसे देखिए 18(1) FURTHER और FARTHER, फर्दर और फार्दर बिल्कुल सिमिलर वर्ड्स हैं, लेकिन इनका जो मीनिंग है वो बिल्कुल डिफरेंट है। फर्दर का मतलब होता है आगे आगे, जैसे आई हैव टू से नथिंग फर्दर, ये जैसे कि यानी मुझे और आगे कुछ नहीं कहना। या व्हाट इज़ योर फर्दर प्लान, तुम्हारे आगे की क्या योजना है। जैसे फार्दर का मतलब होता है अधिक दूर, जैसे बॉम्बे इज़ फार्दर फ्रॉम जयपुर देन भोपाल, जैसे बम्बई जो है भोपाल की अपेक्षा जयपुर से ज़्यादा दूर है। और ये 19(1) देखिए यहाँ पर ये 3 पेयर यहाँ पर आए हैं, 3 वर्ड्स यहाँ पर हैं, आइडियल, आइडॉल और आइडल। अब ये तीनों बिल्कुल सेम से यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इनकी जो मीनिंग्स हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो प्यारे बच्चों देखिए आइडियल का मतलब होता है आदर्श, जैसे राजेश जी इज़ एन आइडियल टीचर, यानी राजेश यानी माई सेल्फ, तो राजेश जी एक आइडियल टीचर है, एक आदर्श टीचर है। और आइडॉल का मतलब होता है मूर्ति, जो मंदिरों में होती है भगवान की मूर्ति, उनको आइडॉल बोलते हैं। जैसे हिंदूज वर्शिप मैनी आइडॉल्स, यानी हिंदू लोग जो है बहुत सारी मूर्तियों की पूजा करते हैं, वर्शिप करते हैं। और आइडल का मतलब होता है सुस्त या आलसी, जैसे रमेश इज़ एन आइडल बॉय, एक यानी रमेश जो है एक आइडल बॉय है, एक सुस्त और जो है आलसी लड़का है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट वन, तो ये देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 20, जेलस और जेलस, ये बिल्कुल एक जैसे ही यहाँ पर ये वर्ड दिखाई दे रहे हैं, जेलस और जेलस, JEALOUS। जेलस का मतलब होता है ईर्ष्यालु, यानी जो ईर्ष्या रखता हो। जैसे डू नॉट बी जेलस ऑफ अदर्स, यानी दूसरों से ईर्ष्या मत करो या ईर्ष्या मत रखो। और जीलस का मतलब होता है उत्साही, जैसे ही इज़ ए जेलस स्टूडेंट, वो एक उत्साही या एंथुजियास्टिक स्टूडेंट है। और ये 21 देखिए आप, लेसन और LESSEN दोनों बिल्कुल एक जैसे ही यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं ये वर्ड, बट इनकी जो मीनिंग्स हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है। लेसन का मतलब होता है पाठ या यूनिट, जैसे सी इज़ लर्निंग हर लेसन, वो अपना लेसन यानी अपना पाठ पढ़ रही है। और लेसन का मतलब होता है कम करना, यानी किसी चीज़ को कम करना या किसी बात को कम करना, लेस करना। जैसे पैरासीटामोल जो कि एक टैबलेट है, एक गोली है, एक मेडिसिन है, तो पैरासीटामोल विल लेसन योर फीवर, यानी पैरासीटामोल की गोली आपके फीवर को कम कर देगी। और ये देखिए 22, LATER और LATTER, लेटर और लेटर दोनों एक जैसे ही दिख रहे हैं। लेटर का मतलब होता है बाद में, ये समय के लिए आता है, यानी समय की जब बात हो तो हम LATER का यूज़ करते हैं। जैसे सी केम लेटर देन हर बॉस, वो अपने बॉस की बजाय बाद में आई, यानी समय की यहाँ पर भावना आ रही है, यानी वो लेट आई, कहने का मतलब लेटर। और LATTER लेटर का मतलब होता है बाद का, लेकिन यहाँ पर स्थिति दिखाई जाती है, सिचुएशन यहाँ पर दिखाई जाती है। जैसे आप देखो ये एग्जाम्पल, राम एंड श्याम आर गुड प्लेयर्स, मान लीजिए कि राम और श्याम अच्छे खिलाड़ी हैं, बट द लेटर इज़ ए चैम्पियन, लेकिन बाद वाला जो है वो चैम्पियन है। यानी बाद वाला कौन है यहाँ पर, यानी राम तो पहले वाला है और श्याम बाद वाला है, पहले राम का नाम आया उसके बाद में श्याम का आया। तो यहाँ श्याम को मेंशन किया गया लेटर के द्वारा, यानी कहा गया है कि राम एंड श्याम आर गुड प्लेयर्स, राम और श्याम अच्छे खिलाड़ी हैं, बट द लेटर इज़ ए चैम्पियन, लेकिन बाद वाला चैम्पियन है, यानी श्याम चैम्पियन है। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि श्याम इज ए चैम्पियन। यहाँ देखिए 23,
प्रिंसिपल और प्रिंसिपल बिल्कुल सेम यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं दोनों वर्ड, लेकिन यहाँ पर भी जो मीनिंग है वो बिल्कुल डिफरेंट है। प्रिंसिपल का मतलब होता है किसी स्कूल का प्रधानाचार्य, प्रधान, हेड ऑफ एन इंस्टीट्यूट, और प्रिंसिपल का मतलब होता है सिद्धांत। अब इनका आप देखिए यूज़ देखिए आप, जैसे प्रधानाचार्य प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल ऑफ आवर स्कूल इज़ ए गुड मैन, यानी हमारे विद्यालय के जो प्रिंसिपल साहब हैं वो एक अच्छे इंसान हैं। और प्रिंसिपल यानी सिद्धांत, यानी ही इज़ ए मैन ऑफ प्रिंसिपल्स, यानी सिद्धांत वाले व्यक्ति हैं। ये 24 देखिए, प्रे और प्रे दोनों बिल्कुल सेम यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, बट मीनिंग्स आर डिफरेंट। प्रे का मतलब होता है प्रार्थना करना, PRAY, जैसे आई प्रे टू गॉड फॉर योर वेल बीइंग, तो प्यारे बच्चों मैं आपके अच्छे स्वास्थ्य के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ। आई प्रे टू गॉड फॉर योर वेल बीइंग। और PREY प्रे का मतलब होता है शिकार, जैसे ए टाइगर इज ए बीस्ट ऑफ प्रे, यानी शिकार करने वाला जंतु है, यानी टाइगर एक शिकारी जानवर है। यहाँ पर देखिए 25, रेन और रेन एक जैसे ही यहाँ पर प्रोनाउंस हो रहे हैं ये वर्ड, बट देयर मीनिंग्स आर टोटली डिफरेंट। रेन का मतलब होता है वर्षा, यानी बरसात जो होती है, जैसे इट इज़ रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, यानी मूसलाधार बरसात हो रही है। कैट्स एंड डॉग्स का मतलब मूसलाधार बरसात होना। और REIN यदि आ रहा है रेन, तो इसका मतलब होता है बागडोर या लगाम, जैसे घोड़े की लगाम। बागडोर यानी किसी चीज़ की जो है बागडोर या जिम्मेदारी, जैसे द रेन ऑफ ए कंट्री, यानी किसी देश की लगाम या बागडोर शुड बी इन ऑनेस्ट हैंड्स, एक ईमानदार आदमी के हाथों में होनी चाहिए। जैसे रेन REIN, ये देखिए आप REIGN, रेन का मतलब होता है शासन, राज्य। जैसे पीपुल वर हैप्पी इन द रेन ऑफ सम्राट अशोका, यानी सम्राट अशोका के राज्य में, रेन में लोग जो थे वो बहुत आनंदित थे, बहुत हैप्पी थे, खुश थे, प्लेजरस थे। ये देखिए 26, स्टील और स्टील दोनों बिल्कुल समानार्थी वर्ड हैं, लेकिन यहाँ पर भी मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट है। स्टील का मतलब होता है स्टील, फौलाद यानी लोहा, जिसके बर्तन बनते हैं और भी बहुत सारे सामान बनते हैं, कार बनती है। जैसे माई कार इज़ मेड ऑफ स्टील, यानी मेरी कार स्टील की बनी हुई है। और STEAL, स्टील का मतलब होता है चुराना, किसी चीज़ को चुराना। जैसे ही स्टॉल अवे माई फाउंटेन पेन, वो उसने जो है मेरा फाउंटेन पेन चुरा लिया। ये देखिए आप, स्टोरी और स्टोरी बिल्कुल सेम यहाँ पर प्रोनाउंस हो रहे हैं, लेकिन स्टोरी का मतलब होता है कहानी, और STORY स्टोरी का मतलब होता है मंजिल, यानी मकान की मंजिल। जैसे सी टोल्ड मी एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, उसने मुझे एक मज़ेदार कहानी सुनाई, लेकिन स्टोरी सी लिव्स ऑन द सेकंड स्टोरी, यानी वो किसी मकान की दूसरी मंजिल पर रहती है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में काफ़ी लंबा हो गया है ये, इसलिए हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं, और अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर हम आमने सामने होंगे। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, स्टे एट होम, स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।